afternoon everybody, welcome to new lecture of CA Inter Strategic Management। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि बेटा इस चैप्टर में बार बार एनालिसिस की बात होगी। एनालिसिस की बात इस चैप्टर में बहुत होगी और आपको मैं दिखाता हूँ पेज नंबर जो 13 है उस पर आपको एक ना जो एक ओवरव्यू बना के दिया हुआ इस चैप्टर का। ये चैप्टर काफी लेंथी है, एसएम का वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, हमारे इस बुक का। तो आप देखिए कल हमने ना कॉपी में नोट किया था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये भी बिजनेस का एनालिसिस ही है, इट इज अ बिजनेस एनालिसिस। और इसके अंदर हमने एक स्टेप सीखे थे IUDDP करके, उसको हम लोग बुक से भी पढ़ते हैं आज, कल मैंने कॉपी में तो लिखवा ही दिए थे, ठीक है। तो आप घर पे इनको पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद हमारी जो अगली टर्म इस चैप्टर में देखो, आज हम इसे कॉपी में लिखेंगे, थोड़ा कल लिखना शुरू कर लिया था, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये क्या मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। तो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो एनालिसिस से रिलेट कर रहे हैं। और इसका लॉजिक मैंने कल ही आपको बता दिया था कि बेटा इस चैप्टर में हम एक ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कंपटीशन से लड़ने के लिए हमें ताकत प्रदान करेगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको सबसे पहले एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल का भी एक्सटर्नल का भी। सारा एनालिसिस जब आप कर लेते हो उसके बाद ही आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो। तो अब ये काम करते हैं, फटाफट से पेज नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। आप एक काम करिएगा, मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ आज आपको। एक तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है इस चैप्टर की कि भाई इन्वायरमेंट बड़ा डायनामिक है, ये हमेशा चैलेंज रहता है हमारे लिए कि हमें ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढालना होता है। तो हमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करनी पड़ती है, एसएम लगानी पड़ती है ताकि हम लोग सर्वाइवल और ग्रोथ कर पाए। एक बार पढ़ लेना इसको। फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैंने बताया था कि इससे हम लोग अपनी पोजीशन बेटर करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर स्टैंड करते हैं, ठीक है। ये सारा आप एक बार पढ़ लेना, इसके अंदर से कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हल्की फुल्की रीडिंग दे लेना। उसके बाद आप ये भी टॉपिक घर से पढ़ के आओगे, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कल मैंने कॉपी में इसके बारे में लिखवा दिया था कि ये बिजनेस एनालिसिस है, ठीक है। इसके लिए कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का आपको नॉलेज होना जरूरी है, मतलब उसकी एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की। आपको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना है, कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करना है, ठीक है। फिर ये देखना है कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही दे रखा है, Hyundai का, कि कैसे पिछले कुछ सालों में Hyundai ने बहुत सक्सेसफुली इंडिया में आके अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ के देख लेना, रियलिटी बाइट को। ये भी आप पेपर में लिख के आ सकते हो क्योंकि ICI के स्टडी मटेरियल का ही टॉपिक है ये सारा। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड के साथ मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ IUDDP, वैसे तो कॉपी में भी आपने लिख ही लिया था, ठीक है। तो आप देखिए इसको घर से आज पढ़िए, कोई भी अगर नोटिंग और होगी करने वाली हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। पेज नंबर 15 होमवर्क है आपके लिए, पेज नंबर 14 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। इसके बारे में ही हमने अभी कॉपी में लिखना स्टार्ट किया था कल के लेक्चर में। तो आइए आप सीधा कॉपी पे आइए, घर पे आ जा पढ़िए पेज नंबर 14 और 15, क्वेश्चन पेज नंबर 14 और 15 घर पे पढ़िए, ठीक है। कॉपी में हम आगे लिखना शुरू करते हैं। तो नोटबुक में आपने लास्ट क्या लिखा था मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी। लास्ट में आपने जो लिखा था ना बेटा, वो आपके सामने पेश करते हैं अभी, एक सेकेंड। ये लिखना कल आपने स्टार्ट किया था, इसे क्या हो गया, ये बार बार ऊपर लेके आई जा रहा है मुझे, एक सेकेंड भाई, क्यों परेशान कर रहा है, नीचे आने दे। हो, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये अपने आप स्क्रॉल अप हो रहा है। ले भाई सीधा वापस यहाँ, लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी है फोटोज इसे, ये होंडा और Hyundai की। ओहो एक सेकेंड, 1 सेकेंड,
अच्छा अब ठीक है। तो सुनिए जी, आपने कल यहां तक लिखा था इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इसका पहला पॉइंट आप लिख चुके हो, स्ट्रेटजीज इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट लिखिए बैलेंस, दूसरा पॉइंट लिखिएगा बैलेंस। इसको भी ना अभी बैलेंस वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा और इसको बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स बना दिया इस बार के स्टडी मटेरियल ने, ये थोड़ी सी हेडिंग चेंज की है तो इसको हम भी चेंज कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, ये हेडिंग बना लो। हालांकि इसका शॉर्ट तो वही रहेगा बी, टीबीआर था ना शॉर्ट में, टीबीआर था, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो उसके अंदर लिखना शुरू कीजिएगा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। इसके आगे हमने एक एरो मार के लिखा है बेस्ड ऑन मैचिंग स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और मैचिंग के साथ मैंने एरो मार के लिखा है परफेक्ट मैच मे नॉट बी फिजिबल, परफेक्ट मैच may not be feasible, but strategic analysis involves a workable balance. Strategic analysis involves a workable balance. और इसके नीचे एक ICI की डायग्राम हम बनाएंगे। वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, मैं पूरी शो कर देता हूं आपको। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी डायग्राम नहीं है और कोई ज़्यादा मीनिंगफुल भी डायग्राम नहीं है। इसमें 3 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं आपको, एक तो मैनेजमेंट, उसके नीचे स्ट्रैटेजी और उसके नीचे रिसोर्सेज, और स्ट्रैटेजी के साथ एरो मार के है एनवायरनमेंट। और एरो आपको मैं बुक में भी शो कर देता हूँ, नोट्स में भी ये डायग्राम बनी हुई है, दोनों तरफ एरो मारी जाने, स्ट्रैटेजी को भी दोनों तरफ दिखाना है एनवायरनमेंट के साथ, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी। मतलब बस ये डायग्राम शायद ये बताना चाह रही है कि स्ट्रैटेजी सेंटर में है, सारी चीजों को देखते हुए, मैनेजमेंट को देखते हुए, मतलब मैनेजमेंट देखेगी, रिसोर्सेज को भी देखेगी, एनवायरनमेंट को भी देखेगी, तब जाके स्ट्रैटेजी बनाएगी। एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल यहां पे इस डायग्राम में एनवायरनमेंट हो गया, और इंटरनल हो गया आपके रिसोर्सेज, इंटरनल हो गया आपके रिसोर्सेज। तो इनको बैलेंस करके आपने स्ट्रैटेजी बनानी है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाएगी तो ऊपर मैनेजमेंट भी दिखा दिया। एज सच कोई डायग्राम में कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पोर्शन नहीं है, तो सिंपल सी डायग्राम है, आप भी बना दीजिएगा बैलेंस के साथ। समझाता हूं मैं दोबारा से, टॉपिक पूरा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट रिस्क, थर्ड नंबर पॉइंट है जी रिस्क, थर्ड नंबर पॉइंट है रिस्क। तो रिस्क में लिखिएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरिएबल्स, लगाइए पहला बुलेट रिस्क के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अंडरलाइन करके मैंने ऊपर लिखा है बूम्स, रिसेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरिएबल्स in the environment reduces the strategic balance. Complexity of variables in the environment reduces the strategic balance. उसके आगे लिखा है important aspect of analysis, important aspect of analysis is to identify imbalances oblique risks and assess their consequences, and assess their consequences.
उसके आगे हमने रिस्क को दो तरह से क्लासिफाई करा है। रिस्क को दो तरह से क्लासिफाई करा है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल के साथ हमने लिखवाया है इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन स्ट्रैटेजीज एंड फोर्सेस इन द एनवायरमेंट। इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन स्ट्रैटेजीज एंड फोर्सेस इन द एनवायरमेंट। और इंटरनल के साथ हमने ब्रैकेट में लिखवाया है ड्यू टू फोर्सेस विद इन और डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू फोर्सेस विद इन ऑब्लिक डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ना एक मैट्रिक्स बनवाया हुआ है इसी में, मैट्रिक्स। सर ये मैट्रिक्स क्या होता है भाई? आपने सुना होगा, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में तो चैप्टर भी होता था मैट्रिसेस +1 +2 में, ठीक है? तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह से मैट्रिसेस बनाने सिखाते थे, इस तरह से, इनको मैट्रिसेस बोलते थे, ठीक है? तो अब यहाँ पे भी आपको मैं एक मैट्रिक्स बनवा रहा हूँ, इस तरह से मैट्रिक्स है, इस तरह से। तो पहले ये शेप बना लो, ठीक है? आपको ये शेप ही दिखेगी यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है? और अगर आप गौर करो तो थोड़ा मेरे साथ साथ देखना, जिस जिस चीज को मैं कलर करूंगा आप भी साथ में देखते रहना। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजिक रिस्क्स। ये रिस्क दो तरह के हमने इस मैट्रिक्स में दिखा दिए, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो ये लेबलिंग हो रही है इस मैट्रिक्स की। और ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, यहां टाइम नजर आ रहा है आपको, मैट्रिक्स के अंदर टाइम नजर आ रहा है, तो थोड़ा स्पेस डाल के बना लेना है मैट्रिक्स। ऊपर जो ये टॉपिक आ रहा है रिस्क एक्सटर्नल और इंटरनल, इसके बीच में मत मिक्स कर देना, ये अलग यहां पे टॉपिक खत्म हो गया ऊपर, ठीक है? तो इसके बीच में मिक्स मत कर देना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और टाइम के अंदर एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। तो ये होगी जी आपकी लेबलिंग पार्ट। जो स्ट्रैटेजिक रिस्क है लेफ्ट साइड पे एक्सटर्नल इंटरनल, और उसके ऊपर हमने दिखाया है टाइम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, यानी रिस्क शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, रिस्क इंटरनल एक्सटर्नल। दो तरह से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, रिस्क इंटरनल एक्सटर्नल और रिस्क शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है? अब इसके अंदर की बातें लिख लेते हैं। वैसे इतना अच्छा मैट्रिक्स नहीं समझाया हुआ आईसीआई ने, बट सिलेबस का पार्ट है तो हमें करना तो है ही है। तो लिखिए रिस्क के अंदर एक्सटर्नल के अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म वाला बोल रहा हूं मैं एक बार, शॉर्ट टर्म वाला मैं ये वाला एलिमेंट बोल रहा हूं, उसके बाद मैं ये वाला बोलूंगा, ऊपर वाले दो बोल रहा हूं भाई। पहले लिखा हुआ है फेलियर ड्यू टू एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरमेंट, और राइट साइड पे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी बिकम्स ऑब्सोलीट ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट। और ये वाला लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी इज अनेबल टू मीट द डिमांड्स। ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी इज अनेबल टू मीट द डिमांड्स। और राइट साइड पे लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंसीज विद द स्ट्रैटेजीज ड्यू टू चेंज इन इंटरनल कैपेसिटीज और प्रेफरेंसेस। सर एक बार चारों दोबारा बोल दो बेटा जैसा आपको। पहला एलिमेंट है फेलियर ड्यू टू एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरमेंट, तो प्लीज चेक कर लेना साथ साथ। दूसरा एलिमेंट राइट साइड पे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी बिकम्स ऑब्सोलीट ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट। थर्ड एलिमेंट लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी इज अनेबल टू मीट द डिमांड्स। अनेबल के साथ मैंने फेल भी लिखा हुआ है, फेल, ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है डिमांड्स को मीट करने में। और राइट साइड पे लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंसीज विद द स्ट्रैटेजीज ड्यू टू चेंज इन इंटरनल कैपेसिटी और प्रेफरेंसेस। इतना पहले आप लिख लीजिए।
और अगर आपने लिख लिया हो तो कीजिएगा थम्स अप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और लिखेंगे, फिर थोड़ा समझना भी स्टार्ट करेंगे। फटाफट से बता दो भाई, लिख के थम्स अप कर देना एक बारी कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे तक ये सूचना पहुंच जाए कि आपने इसको नोट कर लिया है। तो थम्स अप आने स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी क्योंकि ज़्यादा थम्स अप नहीं आए हैं तो हम थोड़ा सा प्रतीक्षा थोड़ी सी और करेंगे बच्चों की। पर प्लीज़ जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई सारे बच्चे। ठीक है जी, अब तो बहुत समय मिल गया। आई होप सबने नोट कर लिया होगा ये। थोड़ा सा लाइफ में और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लिखने वाला काम अभी और करेंगे। टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर में बार बार घूम फिर के बातें एनालिसिस की ही होंगी। इस एनालिसिस को मैं प्यार से बोला करूंगा ICA, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ICA। एंड में आई मत लगा देना, एक और ICI बन जाएगा हमारा। पेपर में आपने ICA वर्ड भी यूज नहीं करना। ये जो भी मैं आपको IUDDP या TBR या जैसे मैं इसको शॉर्ट बोल रहा हूँ ICA, ये टर्म्स आपने एग्जाम में यूज नहीं करनी। ये सिर्फ हमारे क्लास के रेफरेंस के लिए हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के क्या स्टेप थे, IUDDP। अरे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के क्या इश्यूज हैं, TBR, टाइम बैलेंस और रिस्क। इस तरह से बस हमारी रिवीजन के लिए और हमारी सिर्फ रिटेंशन के लिए वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम में आपने इन वर्ड्स को यूज नहीं करना, ठीक है। तो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में पहले एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन, 4 नंबर टॉपिक है। मैं आपके सामने स्क्रीन रख देता हूं सारी, थोड़ा सा जूम भी करता हूं आपके लिए क्योंकि आपके लिए शायद कंटेंट ज्यादा हो गया होगा। एक सेकेंड। तो सबसे पहले मैं साथ साथ बोलता रहता हूं और साथ साथ हाईलाइट कर जाता हूं जहां पे मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में पहला एरो जो ऊपर को जा रहा है उसमें लिखा है मैंने, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लाइन पढ़ रहा हूं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमा, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस एंड प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स। उसके बाद दूसरा एरो क्या बोल रहा है जी आपको, फोकस ऑफ कंपटीशन वेरीज विद इंडस्ट्री। फोकस ऑफ कंपटीशन वेरीज विद इंडस्ट्री। इसमें आगे 3 एरोज निकल रहे हैं। जैसे पहला एरो है बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हमने इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये चलो ठीक है, प्राइस सेंसिटिव बायर लिख लो, प्राइस सेंसिटिव बायर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लो। उसके बाद फीचर्स, मोबाइल, क्विक सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग,
थोड़ा सा जूम कर देता हूं। बेस्ट प्राइस, प्राइस सेंसिटिव बायर, फीचर्स मोबाइल, क्विक सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सारा। ठीक है, समझाएंगे सब क्या लिखा हुआ है, डोंट वरी। और इंट्रोडक्शन का जो तीसरा एरो निकल रहा है उसमें लिखा हुआ है अट्रैक्टिवनेस वर्सेस अनअट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री। इसके नीचे लिखा हुआ है हमने ये ब्लैक पेन से, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री इज रिलेटिव कॉमा नॉट एब्सोल्यूट। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री इज रिलेटिव कॉमा नॉट एब्सोल्यूट। और इसके आगे एरो मार के क्या लिखा हुआ है गौर कीजिएगा। इसके आगे ये एरो जा रहा है इंडस्ट्रीज ओवरऑल प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स, इंडस्ट्रीज ओवरऑल प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स अगर जा रहे हैं अबव एवरेज तो ब्रैकेट में लिखिए अट्रैक्टिव, और अगर जा रहे हैं बिलो एवरेज तो ब्रैकेट में लिखिएगा अनअट्रैक्टिव। भाई यहां तक की जब नोटिंग हो जाए तो एक बार मेरे तक पैगाम भेजिए अपना कि सर यहां तक की नोटिंग हो गई है, तो थोड़ा फिर हम आपको समझाना भी शुरू करेंगे कि ऊपर बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमने कॉपी में क्या क्या लिखा है, और फिर उसको मैं नोट्स में से भी पढ़ने के लिए आपको होमवर्क दे दूंगा। कंप्लीट हो जाए तो फटाफट से थम्स अप कीजिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया जी, काफी बच्चों के थम्स अप आ गए हैं, इसका मतलब नोटिंग आपने कर ली है अच्छे से। बाकी जब मैं समझाऊंगा तो स्क्रीन फिर से आपके सामने आएगी, तो आप उस टाइम पे अगर कुछ रह गया हो तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम ना इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो हमारा ये टॉपिक है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। क्योंकि जो इससे ऊपर का टॉपिक था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, वो हम लोगों ने कल पूरा डिस्कस कर लिया था, और उसका आज मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है घर से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं छोटा सा। ये टॉपिक हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया हुआ, थोड़ी ओपन एंडेड सी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, थोड़ा लूजली सा लिखा हुआ है टॉपिक बड़ा, पर कोई बात नहीं, हम इसको एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है ऑथर यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो पहले तो जो फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पे लिखी हुई है बड़ी सिंपल लिखी हुई है, जो मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ कि बेटा स्ट्रैटेजी की जो फॉर्मुलेशन होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद ही होती है। तो सबसे पहली जो इसकी ओपनिंग लाइन है वो तो बहुत सिंपल है, उसमें तो कुछ भी समझाने वाला नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, अब इसके बाद ना बुक ने करा क्या, इसके अंदर सीधा टॉपिक डाल दिया स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हुए किन इश्यूज का ध्यान देना है।
इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब सही बताऊं, इश्यूज टॉपिक बना तो दिया इन्होंने कि इश्यूज पढ़ाएंगे, तो हमें लगता है कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ाएगा, कुछ इश्यूज पढ़ाएगा कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हुए किन चीजों का ध्यान देना होता है। लेकिन ना जो उसके नीचे हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जो इस टॉपिक के नीचे हेडिंग्स चल रही हैं, वो अपने आप में हेडिंग्स तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन आपको ना ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये इश्यूज में क्यों डाल रखी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे ही है, हमारे आगे भी सिलेबस में 2-3 जगहें ऐसी आएंगी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, ताकि आपको मेरी इस बात का ना समझ में आए, मेरी फीलिंग समझ में आए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर बार जब भी स्टडी मटेरियल में चेक करता हूं ना, हर बार के नोट्स में मैं कुछ चीजें हमेशा चेक करता हूं एसएम के बुक में कि इन्होंने चेंज करी है कि नहीं करी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगला जो टॉपिक है ना हमारा, उसमें ना एक इन्होंने हेडिंग बना रखी है पेज नंबर 19 पे, आप यहीं पे देखो एक बार स्क्रीन पे। टॉपिक बना रखा है मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मेथड्स, मेन टॉपिक बना रखा है मेथड्स। किसके मेथड्स के हैं? लेकिन जब मेथड्स के बारे में ना कुछ नहीं लिखा, 2-3 जनरल लाइंस लिख के अंदर समझाने बैठ गए इश्यूज। द इश्यूज आर गिवन बिलो, मतलब ऊपर मेन हेडिंग क्या बोलती है? मेथड्स, लेकिन जब अंदर पढ़ने बैठते हैं उसमें आ जाते हैं इश्यूज। और इन इश्यूज के अंदर भी मजे की बात दिखाता हूं, टोटल 7 इश्यूज लिखे हुए इन्होंने, हालांकि बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ना 7 इश्यूज बोल के। और 7वें इशू का नाम देखो क्या है? 7वें इशू का नाम है द फाइनल स्टेप इज टू यूज द रिजल्ट ऑफ 6 इश्यूज। तो पहले तो यही नहीं समझ में आता कि जो 7वां ये इशू है कि हम स्टेप पढ़ रहे थे ऊपर। तो मतलब कई जगहों पे थोड़ा सा ना वर्डिंग्स में थोड़ा हेर फेर करा हुआ है इन्होंने, बट ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल वाले इन चीजों को ठीक नहीं करते हैं। मैं इतने सालों से पिछले एसएम पढ़ा रहा हूं और मैं बार बार देखता हूं कि ये वर्ड्स चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए वर्डिंग्स चेंज करते हैं, बट जो वर्डिंग अभी तक चेंज नहीं हुई मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मेन टॉपिक चल रहा है मेथड्स का, अंदर पढ़ाने लगे इश्यूज, और इश्यूज पढ़ते पढ़ते भी लास्ट इशू में जाके बोल रहे हैं लास्ट स्टेप हमारा ये है कि पहले 6 इश्यूज को स्टडी कर लो दोबारा। इस तरह की बातें हमें तो एक्सपीरियंस से पता है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपने आप बता दूंगा कि कहां पे क्या वर्ड का क्या सेंस निकल रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, यही मेरे एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, मैं आपको ये बताने लगा था कि जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, उसके अंदर हमें टॉपिक किस नाम से पढ़ा रहा है? इश्यूज। इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो ये इश्यूज पहले मैं कॉपी में से पढ़ता हूं, साथ साथ बुक में से पढ़ाई जाऊंगा। तो पहला इशू मैंने आपको जो कॉपी में लिखवाया है वो लिखा है स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई कहना क्या चाहते हो? ये बोलना चाह रहा है कि ना स्ट्रैटेजी ऐसी चीज नहीं है कि आपने रात को सोचा ऐसा 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 करूंगा और अगले दिन सुबह जाके आपने रणनीति बना दी। नो डाउट आइडियाज आपको आ सकते हैं रात को, सुबह, किसी भी टाइम, लेकिन कभी भी कहता जो आप ये स्ट्रैटेजीज बनाते हो ना, ये एक पल में या एक समय पे नहीं बनती हैं। आज अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आ भी रहा है ना, ये आइडिया भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका पास्ट में उस चीज को लेके बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कभी भी स्ट्रैटेजी आप रातों रात नहीं बना सकते हो, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो ये किस चीज का रिजल्ट है? गौर करना, इट इज द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजन टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहता इतने लंबे समय से जो आप ये काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, उस टाइम के दौरान जो आपने छोटे छोटे डिसीजन लिए और उनका इंप्लीकेशन देखा, उसको देखकर आपने फ्यूचर की स्ट्रैटेजी तय करी है आज। और इससे ऊपर वाली लाइन में क्या बोल रहा है? कहता है जब स्ट्रैटेजी आप बना रहे होते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आपको कई जगह पे स्ट्रैटेजी को ड्राइव करती हैं, मतलब स्ट्रैटेजी को बढ़ोतरी देती हैं।
और कई जगहों पे वो स्ट्रेटजी को कॉन्स्ट्रेन करती हैं। सर मतलब क्या हुआ? मतलब क्या, आप ये जानते ही हो कि जब बिजनेस कर रहे हो आप, तो कई फोर्सेस के साथ आपने लड़ाई करनी है, कई फोर्सेस को आपने ध्यान देना है, कई फोर्सेस का। वो फोर्सेस आपको पता है एक्सटर्नल इंटरनल सारी फोर्सेस हैं। कुछ फोर्सेस आपकी स्ट्रैटेजी को पुश करती हैं। यहां ड्राइव का मतलब क्या है? पुश करना, स्ट्रैटेजी को पुश देंगी। जैसे जब लॉकडाउन हुआ तो कई ऑनलाइन वालों ने सोचा होगा कि यार इस टाइम पे सही मौका है, ऑनलाइन मार्केट के अंदर ज्यादा आ जाओ क्योंकि इस चीज की डिमांड है। और जब फोर्सेस चेंज हुई, जब फोर्सेस चेंज होंगी, तब हो सकता है वो स्ट्रैटेजी आपको कॉन्स्ट्रेन करनी पड़े, रोकनी पड़े, यानी उस पर लिमिटेशन आ जाए। तो बोलना वो ये चाह रहा है, ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर एक इशू है। आप ये नहीं सोच सकते कि बस आपने एनालाइज करा और स्ट्रैटेजी बन गई। कहता है इट इज मोर देन दैट। आपको टाइम टू टाइम चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आज कौन सी फोर्स है, उस फोर्स की वजह से क्या मेरे को स्ट्रैटेजी पुश करनी है या मुझे रोकनी है, मुझे धीमे चलना है, मेरे को तेज चलना है। ये सारी चीजें तो भैया आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। यानी सिर्फ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर लेना एक बार काफी नहीं है। स्ट्रैटेजी इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो लोग गलत सोचते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने एक बार एनालिसिस करा और बस बहुत है। नो, हालांकि ऑथर ने इतना कुछ लिखा नहीं है बुक के अंदर, कुछ ज्ञान मैं आपको अपनी तरफ से भी दे रहा हूं इस पॉइंट को और क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि इन पॉइंट्स को ना इश्यूज के साथ रिलेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है जिस तरह से बुक में लिखे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ता है इन पॉइंट्स को। तो आप देखो बुक में सिर्फ कितना लिखा हुआ है, मैं आपको बुक से भी पढ़ाता हूं। यही आ गया, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? कहता है डिफरेंट फोर्सेस हैं जो स्ट्रैटेजी को ड्राइव भी करती हैं, कॉन्स्ट्रेन भी करती हैं। तो कहता है एनालिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हो सकता है, एनालिसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आप इंप्लीकेशंस जरूर देखो अपने रूटीन डिसीजंस की। मतलब ऐसे नहीं बैठ के स्ट्रैटेजी बनानी कि रोज रोज क्या हो रहा है वो तो मैं देखूंगा नहीं, बस एक दिन बैठूंगा और उस दिन सारा एनालिसिस करके बस स्ट्रैटेजी बना दूंगा। कहता है ऐसे नहीं बनती स्ट्रैटेजी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आप बनाते हो, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस जो आप रोज के रोज लेते हो। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमें भी अगर अपनी रणनीति बनानी होती है ना फ्यूचर की, हम पहले ये देखते हैं कि जो हमने आज या पहले कल या परसों या उससे पहले हमने कोई डिसीजन लिया। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये जो आपका बैच हमने सीए इंटर का शुरू किया, रिजल्ट से पहले कि हम स्टार्ट कर दें सिलेबस, ये हम लोग शुरू से नहीं कर रहे थे। हमने ये चीज सबसे पहले नवंबर 2020 वाले बैच में करी थी, या पता नहीं नवंबर 19 वाले बैच में करी थी। अभी 2-3 साल पहले से हमने ये करना शुरू किया है कि रिजल्ट अवेटेड टाइम पीरियड भी हम बच्चों का यूज करवाना शुरू कर दें। अब बच्चों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, बच्चों ने उसको पॉजिटिव बोला कि हाँ सर हमारा टाइम और अच्छा यूटिलाइज हो गया। हमने फिर उसको आगे का स्ट्रैटेजी बना ली। उस टाइम का एक छोटा सा लिया हुआ डिसीजन फ्यूचर की रणनीति बन जाता है आपकी। अगर वो डिसीजन उस टाइम पे गलत रहा होता या मान लो उसके अंदर दिक्कत आई होती, हम फ्यूचर में कभी वो स्ट्रैटेजी ना बनाते। कहने का मतलब ये है, आप ये मत सोचिएगा कि जो मैं रूटीन में डिसीजन ले रहा हूं या जो मैं रोज के रोज डिसीजन ले रहा हूं, उनका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में या स्ट्रैटेजी बनाने में कोई रोल नहीं है। ऑथर ये क्लियर करना चाह रहा है कि भाई स्ट्रैटेजी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बनती है, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओवरनाइट थिंकिंग और ओवरनाइट एनालिसिस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल स्टेप्स और अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल रूटीन डिसीजंस विच आर टेकन इन डे टू डे बिजनेस। उन्हीं से आप लोग स्ट्रैटेजी अपनी इवॉल्व करते हो। और जो मैनेजर चाहता है कि वो अपने ग्रोथ मोमेंटम को बढ़ाए, उसे अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना भी चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी स्ट्रैटेजी के साथ आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, यू शुड थिंक फॉर चेंज। अगर आपको मेरे ये चारों बुलेट समझ में आ रहे हैं और आप इसे इश्यूज के साथ अगर रिलेट कर पा रहे हो, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
फटाफट से एक बार थम्स अप कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉपी में भी जितना लिखा है हमने उसे भी पढ़ लीजिए, और नोट्स वाला तो आपके सामने आ ही रहा है स्क्रीन पे। तो नोट्स में भी ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ इस पॉइंट के बारे में। मेन बस आपको इतना ही समझना है कि स्ट्रैटेजी रातों रात नहीं बनती, एक बार एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी नहीं बनती। छोटे छोटे डिसीजन जो आप लेते हैं रूटीन के, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। दूसरा पॉइंट देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा इशू, दूसरा इशू। अब दूसरा इशू क्या बोल रहा है, बैलेंस। किसे बैलेंस करके चलना है, एक्सटर्नल और इंटरनल। भाई मार्केट में अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन आपकी उस चीज में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो फिर आप थोड़ी उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब आज अगर मैं कहूं कि जी हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन क्लासेस की अपॉर्चुनिटी है कि जी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ना चाह रहे हैं, फेस टू फेस तो चलो चलता ही रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा, बट साथ में ऑनलाइन मार्केट की भी अपॉर्चुनिटी है मान लो। अब अगर हमारी स्ट्रेंथ ना हो उसके अंदर, हमारे पास सिस्टम्स ना हो, हमारे पास टीचर्स ना हो, या हमारे पास रिसोर्सेज ना हो, तो हम लोग उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी थोड़ी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी होंगे, स्ट्रेंथ्स भी होंगी, और मार्केट में एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, तो ही तो उनको मैच करके आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। लेकिन अब इशू क्या है इसमें, इशू क्या है सर, इशू क्या है, इशू ये बोल रहा है कि देखो फॉर्मुलेशन होती है मैचिंग करके स्ट्रेंथ्स की और अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन इशू ये है कि रियलिटी में आप कभी भी परफेक्ट मैच नहीं लेकर आ सकते इसके अंदर। वैसे तो एक बार बताऊं इसे, देयर इज नो टर्म विच कैन बी रिगार्डेड एज परफेक्ट इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इवन याद करो जब चैप्टर 1 में मैं आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, वहां भी एक लाइन पढ़ाई थी मैंने, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल। ये वाली लाइन लिखवाई थी मैंने आपको कि स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। भाई सिमिलरली बैलेंस भी जो आपने करना है, आप जितना मर्जी अच्छा एनालिसिस करो, आप जितना मर्जी अच्छा इंटेलेक्चुअल लगाओ अपना, लेकिन कभी भी आप परफेक्ट बैलेंस नहीं लेकर आ सकते। सर हम कौन सा बैलेंस लेकर आ सकते हैं, कहता अगर आप लेके आ भी सकते हो ना, तो केवल और केवल वर्केबल बैलेंस लेके आ सकते हो। कौन सा बैलेंस लेके आ सकते हो, वर्केबल बैलेंस। सर वर्केबल बैलेंस कौन सा होता है, जो काम चला दे बस आपका, परफेक्ट नहीं है। पर देखो प्रॉब्लम ये है ना, परफेक्ट नहीं है पर इसका मतलब ये थोड़ी ना बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। भाई स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कहता है मैं वर्केबल बैलेंस करवाने की कोशिश करूंगा, परफेक्ट बैलेंस मैं भी नहीं करवा सकता। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज, कॉन्स्ट्रेंट्स सबको बैलेंस करके चलना होता है। कहता कई बार क्या होता है, हम पे प्रेशर होते हैं जो हमें बोलते हैं कि भाई न्यू मार्केट में जाओ, पर साथ में ही कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हम उस नई मार्केट में जा नहीं पाते क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बैठा होता है। मतलब कभी कभी वो बात हो जाती है कि भागना पड़ेगा, लेकिन भागने को रास्ता नहीं मिल रहा कि जाएं कहां। नई मार्केट में एंटर तो करना पड़ेगा, लेकिन नई मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है जिसे हम कंपीट नहीं कर सकते। तो कहता कुछ फैक्टर्स तो आप शायद मैनेज कर लो, पर कई फैक्टर्स तो इनमें ऐसे होंगे जो आपके भी कंट्रोल से बाहर होंगे। खासकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो आपके हाथ में है ही नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होगी, आप क्या करोगे, कोविड आ गया आप क्या करोगे, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया आप क्या करोगे, कॉम्पिटिटर ने कोई अपनी पॉलिसीज बदल दी, कोई अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, भाई कंपीट करना पड़ेगा आपको उसे। अपने आप को तो आप चलो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करोगे। तो जितना मर्जी अच्छा एनालिसिस कर लेना, परफेक्ट बैलेंस कभी नहीं ला सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट की चीजें बदलती रहेंगी,
चेंज होती रहेंगी, आप इनमें कभी भी परफेक्ट बैलेंस लेके ही नहीं आ सकते। तो कॉपी में भी देखो मैंने इसी को ही शॉर्ट करके लिखवाया है बैलेंस वाले पॉइंट को। पहले ये लिखवाया है कि फॉर्मुलेशन हमारी किस पे बेस्ड होती है, स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को मैच करते हैं हम। स्ट्रेंथ्स क्या हो गए इंटरनल और अपॉर्चुनिटीज क्या हो गए एक्सटर्नल, ठीक है। पर इनमें कभी भी क्या नहीं आ सकता, परफेक्ट मैच कभी नहीं आ सकता। सिर्फ कौन सा बैलेंस आएगा, वर्केबल बैलेंस। तो मैंने कॉपी में सिर्फ यही कोशिश करी है, जो बुक में मेन टर्म्स जो इस पॉइंट में याद रहने चाहिए वो मैंने कॉपी में लिखवाने की कोशिश करी है। इससे क्या होगा, एक तो आपका बेस अच्छा बिल्ड होगा, और जिन वर्ड्स पे जैसे मैं फोकस कर रहा हूं आपको भी फिर समझ में आएगा कि आगे जब आपने नोट्स पढ़ने हैं तो कैसे आपने चीजों पे फोकस करना है, और आपका एक बेस अच्छा बिल्ड हो रहा है। और डायग्राम तो मैंने तभी बता दी थी कि इस डायग्राम में कुछ नहीं है, गौर करोगे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। डायग्राम ये कहना चाह रही है ये हमारे इंटरनल होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं, इन दोनों चीजों को देख के हमारी स्ट्रैटेजी बनती है, मैनेजमेंट ये स्ट्रैटेजी बनाती है। तो एज सच इसके अंदर कोई ज्यादा R&D करने वाली डायग्राम नहीं है। आई होप आप इसको याद कर लोगे और आराम से बैलेंस वाले पॉइंट में लिख के आ सकते हो। तो आपने इशू कैसे बना के आना, ऐसे इशू कैसे बनाए, इशू मेनली ऐसे बना कि जितना मर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर लो, परफेक्ट बैलेंस कभी नहीं बनेगा, आप केवल वर्केबल बैलेंस बना सकते हो, परफेक्ट बैलेंस कभी नहीं बन सकता। बस यही इशू है इसके अंदर, यही इशू है इसके अंदर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है रिस्क का, तीसरा पॉइंट हमारा है रिस्क का। मैं रिस्क का पॉइंट शुरू तो करवा रहा हूं लेकिन अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक ये मैट्रिक्स जो है ये भी बड़ा थोड़ा उलझा हुआ मैट्रिक्स है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करा नहीं हुआ इसके बारे में, तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ इतना पढ़ लो, कहता एनालिसिस करते हुए, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हुए हमने अभी सीखा है कि हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये पॉइंट तो ना वैसे बैलेंस ही रिलेटेड है। पहले तो उसने लिखा कि बैलेंस बनाना परफेक्ट मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन ही है। आगे वो ये भी कह रहा है कि इस बैलेंस को मेंटेन करना, पहले तो बैलेंस बनाना मुश्किल है, फिर मेंटेन करना भी मुश्किल है। और क्योंकि आपके वेरिएबल्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वेरिएबल्स सच एज कभी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन होगी, कभी बूम रिसेशन आ गया, कभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, टेक्नोलॉजी बेटर होगी, कभी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स बेटर होगी, कंपटीशन ज्यादा हो गया। इन सारी चीजों की वजह से आप कभी भी बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले तो बैलेंस बनाना मुश्किल है, वो पॉइंट नंबर 2 है, फिर बैलेंस को मेंटेन करना भी मुश्किल है, जितना बैलेंस बना वो मेंटेन भी बड़ी मुश्किल से होगा। और क्योंकि वेरिएबल्स बदलते रहेंगे, वेरिएबल्स बदलते रहेंगे, आपका बैलेंस रिड्यूस होता रहेगा, आपका बैलेंस रिड्यूस होता रहेगा। ये भी इशू है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर। इसलिए स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में आपको इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके इम्बैलेंसेस क्या हैं। और गौर करना, इन्हीं इम्बैलेंसेस को बुक ने रिस्क के नाम से बोल रखा है, कि जो आपके इम्बैलेंस होते जा रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर, जो आपके इम्बैलेंस होते जा रहे हैं वही आपके रिस्क हैं, वही आपके रिस्क हैं। और इन इम्बैलेंसेस को आपको असेस करना चाहिए और इनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए या असेस करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिस्क वाला पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी किताब ने इशू बना के दे रखा है। देखो मैंने कॉपी में क्या लिखवाया है रिस्क वाले पॉइंट के साथ, मैंने सिर्फ ये लिखवाया है कि भाई जो हमारे ये वेरिएबल्स की कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारे बैलेंस को रिड्यूस कर देती है, मेंटेन नहीं हो पाता हमारा ये बैलेंस। इसलिए इस एनालिसिस में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस एनालिसिस का, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, कि हम इम्बैलेंसेस को या रिस्क्स को आइडेंटिफाई करें और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को असेस करें। तो अगर आपको इश्यूज का क्वेश्चन आता है, टाइम, बैलेंस, रिस्क, ये तीन तो आपको लिख के ही आने हैं।
इसके नीचे ना, रिस्क के नीचे ही जो मैं आपको बोल रहा था अभी, एक मैट्रिक्स भी आ जाता है जिसकी डिस्कशन हम कल करेंगे। ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे, कि भाई रिस्क को आप लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि इसके नीचे ना रिस्क की क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है। रिस्क की क्या शुरू हो जाती है? क्लासिफिकेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, यही मैट्रिक्स हमने कॉपी में बनाया है। तो अगर क्वेश्चन इश्यूज का आता है, 5 मार्क्स में आ जाता है, फिर तो मैं कहूंगा ये मैट्रिक्स वगैरह भी बना देना, सारा ही लिखाना फिर तो। लेकिन अगर सिर्फ 3 मार्क्स में आता है तो मेरे हिसाब से सिर्फ टाइम, बैलेंस और रिस्क, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया ना। रिस्क को आगे क्लासिफाई करके दिखाना, मैट्रिक्स बना के दिखाना, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी वहां। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया है। होमवर्क आपका कहां तक होगा फिर? होमवर्क आपका यहां तक हो जाएगा, यानी कि पेज नंबर 17 का 3/4 पेज तक आपका होमवर्क है। उसके नीचे से हम लोग आगे कल स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 17 का 3/4, पेज 16। अच्छा, 16 पे ना ये डायग्राम दिखा रखी है, बड़ी सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? कहता अपना विजन, मिशन, गोल, टारगेट, स्ट्रेटजी सब इवेलुएट करो, एक्सटर्नल एनालिसिस करो, इंटरनल एनालिसिस करो, एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता करो, इंटरनल से स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करो। तो इस डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कहूं कि आप याद करो, बड़ी सिंपल सी दिखा रखी है कि आप एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करो और इंटरनल से आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो। ये तो पूरे सिलेबस की सेम बात है कि एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आएंगे और इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आएंगे। यही तो आपका स्वॉट एनालिसिस भी बोलता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप आज तैयारी करेंगे, अच्छे से बढ़िया से तैयारी करेंगे, और कल हम आगे थोड़ा लिखेंगे भी, थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। दोनों चीजें हमारी साथ साथ में चलती रहेंगी। ठीक है, तो पेज नंबर 15 भी पढ़ के आना है, 14 भी पढ़ के आना है। 14, 15, 16 ये तीनों पेज पूरे हैं, और 17 नंबर पेज यहां तक आपने पढ़ के आना है। कॉपी में वैसे मैंने आपको ये भी लिखवा दिया है, और कॉपी में मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी शुरू करवा दिया है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन। और एक बार फिर से ये देख लो कि इस चैप्टर में हमने ये वाला टॉपिक तो पढ़ ही लिया, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस भी हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। ये टॉपिक हमारा लंबा है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। और जैसा मैंने आज आपको शुरू में भी बताया, कल भी बताया था, कि इस चैप्टर में बार बार एनालिसिस की बात होती रहेगी, बिकॉज हम लोग बनाने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो भैया इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस के बाद ही बन सकती है। तो आज यहां हम लगाएंगे पूर्ण विराम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।